हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी पर। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई का ही एक पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपन लोगों के पास, ठीक, जिसको अपन लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों को आता है, ठीक, उसको उसी टाइम पर आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक, तो आज अपन लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी पर डिटेल में। तो रेडियो एक्टिविटी को 1896 में हेनरी बैक्यूरेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा कि जो हैवी न्यूक्लियाई है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो हैवी न्यूक्लियाई है, अब अपन को कैसे पता लगेगा कि हैवी न्यूक्लियाई, तो उन्होंने यहां पे बताया कि जिनका भी मास नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 200 होता है, वो नॉर्मली अपन लोगों के पास क्या होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो हैवी न्यूक्लियाई है वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि ये जो रेडिएशन एमिट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो नॉर्मली उन्होंने उस पर स्टडी करी। स्टडी करने पर उन्होंने देखा कि जितने भी न्यूक्लियाई थे जो रेडिएशन को एमिट कर रहे थे, वो जनरली सारे के सारे क्या थे, आप लोगों के पास हैवी न्यूक्लियाई थे। मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई थे वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से रेडिएशन को एमिट कर रहे थे। और जब वो जिस रेडिएशन को एमिट कर रहे थे, उस रेडिएशन में अपन लोगों को नॉर्मली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और साथ में गामा रेज मिल रही थी। अब नॉर्मल जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक तरीके से हीलियम का न्यूक्लियस होता है। मतलब उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक तो हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है, साथ ही साथ बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। बीटा पार्टिकल में भी अपन दो तरीके के बीटा पार्टिकल पे क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। एक होगा अपन लोगों के पास बीटा माइनस और एक होगा बीटा प्लस। जो बीटा प्लस होता है उसको अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और जो बीटा माइनस होगा वो एक तरीके से किसके इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज रखेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज रखेगा, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका मास सब कुछ आपको पता है, और पॉजिट्रॉन इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। बाकी मास वास सब कुछ एज इट इज वैसा का वैसा ही होता है आप लोगों के पास। तो उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उस रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, साथ में बीटा पार्टिकल निकल रहा है, और साथ में गामा रेज। गामा रेज क्या होती है, एनर्जी फॉर्म होती है, मतलब साथ में एनर्जी भी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने स्टडी करी तो उनको पता लगा कि नॉर्मली जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन है, सर आपको कैसे पता लगा, या हेनरी बैक्यूरेल को कैसे पता लगा कि वो अनस्टेबल होते हैं। तो अपन सब जस्ट इससे पहले एक लेक्चर डिस्कस करके आए थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता जाता है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, याद करिए, जहां पर मास नंबर A = 56 होता है, वहां पर अपन लोगों की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर वापस जैसे मास नंबर इंक्रीज होता है, अब बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो नॉर्मली क्या होना स्टार्ट कर देती है, वापस डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो अपन लोगों ने वहां पे डिस्कस करा था कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपस में जुड़ते हैं, और जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने आप को तोड़ते हैं। अरे बस समझ में आप लोगों को। तो यहां पर क्या था कि जो हैवी न्यूक्लियाई थे, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, बहुत कम थी, तो फैक्ट है कि इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल या हर एक न्यूक्लियस क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो जो हैवी न्यूक्लियाई था वो भी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए वो नॉर्मली क्या करता है, अपना जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, डिके करना स्टार्ट कर देता है। इट मींस वो किधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके Fe के पास पहुंचाऊं ताकि मैं भी क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि जो अपने पास हैवी न्यूक्लियाई होता है वो रेडिएशन की फॉर्म में अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर देता है, डिके करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो रेडिएशन निकलता है तो उस रेडिएशन में दो पार्टिकल होते हैं और एक एनर्जी होती है, और एक आप लोगों के पास होता है अल्फा पार्टिकल जो कि एक तरीके से हीलियम का न्यूक्लियस है। अब आप खुद देख लो कि अब अगर एक रेडियो एक्टिव, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मतलब हैवी न्यूक्लियस। अरे उसमें तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो देखो मास नंबर कितने से कम हो गया, 4 से कम हो गया।
तो फैक्टो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि जो मेरा मास नंबर है वो कम हो, क्योंकि मेरा मास नंबर जैसे जैसे कम होता जाएगा मेरी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हेनरी बैकुलर ने ऑब्जर्व करा कि नॉर्मली जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, इट मींस स्टेबिलिटी कम होती है, वो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही न्यूक्लियस का क्या कर देते हैं, डीके स्टार्ट कर देते हैं, खुद डीके होने लग जाते हैं। और जब वो डीके होते हैं तो ऐसी कंडीशन पे वहां पर रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है। और जब वो रेडिएशन एमिट होती है तो वहां पे दो तरीके के पार्टिकल और एक तरीके की एनर्जी उस न्यूक्लियस से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसी कंडीशन पे हेनरी बैकुलर ने स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने बोला कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। आई बात में सेकंड बात उन्होंने क्या बोली, द एलिमेंट विच शोज रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बोलेंगे। इट मींस ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो स्टेबिलिटी फाउंड करने के लिए क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। और जब वो रेडिएशन को एमिट करेगा तो फैक्ट है या तो अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेस या फिर तीनों, ठीक है ना, उस रेडिएशन में प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि द रेडियो एक्टिव मेनली शोज बाय एलिमेंट ए ग्रेटर देन 200, मतलब जो मास नंबर है वो 200 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उन्हें बहुत इजीली आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि मैं सिंपल सी बात करूं तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, थोरियम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अपनी वॉच होती है, ठीक है ना, हैंड वॉच होती है, उसमें डायल में जब आप नाइट में देखते तो ग्रीन ग्रीन सा नजर आता है आप लोगों को, तो वो जो ग्रीन होता है वो रेडियम होता है। नॉर्मली वो भी क्या करता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, जो क्या करता है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए वो एक स्मॉल इंटेंसिटी के रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है। और वो अपन को किस तरीके का डायल नजर आता है, एक ग्रीन कलर का डायल नजर आता है, तो वो भी रेडियम, रेडियम भी एक तरीके का क्या है अपन लोगों के पास, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। आई बात समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से हेनरी बैकुलर ने इसको क्या करा, नॉर्मली डिफाइन करा कि जितने भी आप लोगों के पास हैवी न्यूक्लियाई होंगे वो सारे के सारे हैवी न्यूक्लियाई आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होंगे, और वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए रेडिएशन एमिट करेंगे, और जो वो रेडिएशन एमिट करेंगे उसमें अल्फा पार्टिकल होगा, बीटा पार्टिकल होगा और गामा रेस प्रेजेंट होंगी। और जो ये एलिमेंट है, ठीक है ना, ये जो एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा या फिर रेडियो एक्टिव आप लोगों के पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है बेटा, अब अपन देखेंगे कि हेनरी बैकुलर ने जो भी बोला, जो भी उन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, नॉर्मली वो मैथमेटिकल फॉर्म तो नहीं दे पाए रेडियो एक्टिविटी को। जब उनको बोला कि आप रेडियो एक्टिविटी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करो, बट वो नहीं दे पाए। तो ऐसी कंडीशन पे वो जो भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे के आए थे वो वहीं का वहीं रुके। उसके बाद रदरफोर्ड एंड सोडी ने उनके थ्योरेटिकल जो भी देके गए थे, जो भी थ्योरी देके गए थे रेडियो एक्टिविटी पर, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने देखा कि ये तो वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ऐसे कंडीशन पे रदरफोर्ड एंड सोडी ने उस रेडियो एक्टिविटी को आगे बढ़ाया थोड़ा सा, और आगे बढ़ाया और उन्होंने उसको क्या करा, एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म देना स्टार्ट करा। तो ऐसी कंडीशन पे अब वो जो लॉ बना उसको या तो फिर अपन रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ बोलते हैं या फिर रेडियो एक्टिव डीके लॉ, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने आप को क्या कर रहा है, डीके कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डीके लॉ। तो ऐसी कंडीशन पे रदरफोर्ड एंड सोडी ने क्या बोला कि जो भी आप लोगों के पास dn अपॉन में dt होता है, अब dn अपॉन में dt क्या है, dn अपॉन में dt है आप लोगों के पास द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अरे बस में कि जो भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो किस रेट से डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे dn अपॉन में dt क्या है, द रेट ऑफ disintegration of a radioactive substance is directly proportional to उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म दे रहा है, तो उन्होंने बोला कि जो भी डिसइंटीग्रेशन की रेट होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कैपिटल एन के, कैपिटल एन के। तो ये जो कैपिटल एन होता है ये एक तरीके से क्या होता है, नंबर ऑफ
एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। किसी भी टाइम पर क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बताता है। और जो dn अपॉन dt होता है ये एक तरीके से किसको बताता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बताता है ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आई बस में कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका जो डिसइंटीग्रेशन है किस रेट में हो रहा है, वो रेट डिपेंड करेगी किस पर, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर। तो इसको इस तरीके से देखना आप लोग। नॉर्मली जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास, इस तरीके से अपन मान लेते हैं कि मेरे पास एक्टिव न्यूक्लियाई है। क्या मेरे पास एक तरीके से एक्टिव न्यूक्लियाई है T1 इक्वल टू 0 पर, और मैं मान लेता हूं कि जो ये एक्टिव न्यूक्लियाई है ये आप लोगों के पास कितने, इनिशियली N नॉट है, ठीक है ना। इनिशियली अपन लोगों के पास ये कितने, अपन लोगों के पास N नॉट है। अगली बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब ये जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसके एक न्यूक्लियाई को लगा के अपन को क्या करना चाहिए, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है ना। स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए उसने अपने आप को क्या करा, डिसइंटीग्रेट कर, डीके करना स्टार्ट करा। डीके करना स्टार्ट करा तो फिक्स है कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा टी जब ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि किसी टाइम पे जो एक्टिव न्यूक्लियाई है अब वो इतने ही रह जाए, इतने ही रह जाए, बाकी के ये आप लोगों के पास क्या हो गए, एक तरीके से डीके हो गए, एक तरीके से क्या हो गए, डीके हो गए। तो अपन ने मान लिया कि T2 इक्वल टू T टाइम पर अब एक्टिव न्यूक्लियाई आप लोगों के पास कितने, N। ये जो यहाँ पे ये जो चीज बताएगा ये किसको बताएगा, एक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अरे बस हम लोगों, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा एक्टिव न्यूक्लियाई के नंबर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे एक्टिव न्यूक्लियाई के नंबर्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है या जो डीके रेट है, अपन इसको डायरेक्ट बिना किसी टेंशन के अगर अपन इतना कुछ ना बोले तो अपन इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, डीके रेट भी बोल सकते हैं। तो जो डीके रेट है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इट मींस उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप लोगों के पास एक्टिव न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा है तो जो डीके रेट होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे समय टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे जो डीके रेट है वो भी आप लोगों के पास क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। आई बात समझ आप लोगों को। तो इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपन मान लेते हैं कि जब अपन लोगों के पास टाइम t प्लस dt हुआ, t तो गया मतलब थोड़ा सा टाइम और निकला, dt टाइम निकला, तो अपन मान लेते हैं कि उस टाइम पर अब जो अपन लोगों के पास एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कितने थे, n। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो फैक्टर dt टाइम में कितने न्यूक्लियाई डीके होंगे, dn डीके होंगे कि नहीं होंगे। तो फैक्टर अब नंबर और कम हो गया तो माइनस लगा दूंगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होते चले जाएंगे, अपन लोगों के पास कम होते चले जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बात बोली, उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली कि जो डीके रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमेशा किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के। आगे एक बात समझ। और दूसरी बात उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने बोला कि जो ये न्यूक्लियस जो भी आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका जो न्यूक्लियस है, अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो जिस न्यूक्लियस को जब डीके होना है उसकी मर्जी पड़ेगी, जब डीके होना है तभी वो अपना डीके मतलब वो रेडिएशन क्या करना, एमिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं तो चाहता हूं कि ये वाला न्यूक्लियस क्या हो, पहले डीके हो, वो आपके कहने पर नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसकी जो मर्जी पड़ेगी कि जिस भी न्यूक्लियस को लगेगा कि यार मुझे अब डीके होना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को डीके करना स्टार्ट कर देगा, मतलब रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देगा। इट मींस यहां पर रदरफोर्ड और सोडी ने एक बात बोली कि नॉर्मली आप की जो डीके रेट है ये किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करती है, और ना ही ये किसी भी तरीके के एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करती है। एक्सटर्नल सोर्स में इट मींस जैसे कि आप बोले कि मैं प्रेशर चेंज कर दूं, टेम्परेचर चेंज कर दूं, तो हो सकता है कि ये रिएक्शन तेज हो जाए या कम हो जाए। अपन इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी इंपैक्ट नहीं डाल सकते हैं।
जब रेडियो एक्टिव डीके, जब भी किसी न्यूक्लियस को अपना डीके स्टार्ट करना है, वो उसी टाइम पर अपना डीके क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और अगर सपोज 100 है न्यूक्लियस, तो जिस न्यूक्लियस को जब डीके होना है वो उसी टाइम पर अपनी मर्जी से क्या होगा, डीके होगा। अपन नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट टाइम पर यही डीके हो सकता है कि कोई दूसरा डीके हो जाए। अरे बात समझ आप लोगों को। तो एक तरीके से उन्होंने ये बात और बताई कि अपन यहां पे किसी भी तरीके का ये जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है एक बार डीके होने की, तो अपन यहां पे किसी भी तरीके का कोई भी इंपैक्ट यहां पर इफेक्ट इन सिस्टम पे, या अगर मैं बात करूं तो इस डीके पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट अपन लोग डाल नहीं सकते कि मैं चाहूं कि यार ये रेट बढ़ जाए या ये रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। नहीं, ये रेट टोटली डिपेंड करेगी किस पर, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, डीके रेट उतनी ही आप लोगों के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। आई नहीं बात समझो। तो रदरफोर्ड सोडी ने सबसे पहले इसको इस तरीके से मैथमेटिकली क्या करा, एक्सप्लेन करा। आई बस में अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से देखना हो आप लोग, अपन आगे बढ़ते हैं। देखना आप लोग, तो ऐसी कंडीशन पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग को एक फॉर्मूला तो पता लग गया कि जो डीके रेट है, डी एन अपॉन में dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन है। तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लिखूंगा, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं लैम्बडा इनटू एन, और साथ में नेगेटिव साइन भी लगा देता हूं। तो ये जो मेरे पास एक तरीके से जो लैम्बडा होता है, एक तरीके से क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, डीके कांस्टेंट। क्या बोलूंगा मैं इसको, डीके कांस्टेंट, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई बस में एन क्या होगा आप लोगों के पास, एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी, और एन क्या होगा आप लोगों के पास, एन होगा डीके रेट। आई यही बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसको अपन एक तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होती है, डीके इक्वेशन बोलते हैं। अपन इसको क्या बोलते हैं, डीके इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो डी एन, एन को नीचे लेके आ जाओ, एन इक्वल टू मेरे पास लैम्बडा इनटू dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि t, अगर मैं यहां पे बात करूं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो हो जाएगा dn अपॉन में n, इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt, और यहां पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप देखो, जब टाइम 0 था तब नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे, n नॉट, और जब टाइम t हुआ तब नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे अपन लोगों के पास, n। अरे बस समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आप लोगों के पास 1 अपॉन n, याद करो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं 1 अपॉन x dx करता हूं तो ये किसके इक्वल होता है, आप लोगों के पास log x के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, log n, और लिमिट लग जाएगी n नॉट से n इक्वल टू, और यहां पर माइनस लैम्बडा बाहर आ जाएगा, ठीक। अब आप देखना, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं dt का तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा सिंपल। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, t, और टाइम कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। तो ऐसी कंडीशन पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा log n, और बेस में e चलता है, ये माइनस का log n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्बडा इनटू t हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, रख देता हूं मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा t माइनस का 0। तो आप लोगों के पास याद करो कि अगर log माइनस में होता है, ठीक है ना, मतलब log m माइनस log n अगर होता है आप लोगों के पास, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log m अपॉन n भी लिख सकते हो। तो ऐसी कंडीशन पे मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा n अपॉन में n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्बडा इनटू t। तो जब मैं यहां से log हटाऊंगा तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास हो जाएगा n अपॉन में e की पावर माइनस लैम्बडा t, n को उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसी कंडीशन पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t। ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है कि किसी टाइम t पर आप लोगों के पास एक्टिव न्यूक्लियाई के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, आपको इस इक्वेशन से पता लग जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं एक तरीके से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्यों बोला है, क्योंकि e आया, एक्सपोनेंशियल डीके इक्वेशन। आगे बस में इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल डीके इक्वेशन बोलेंगे। आई बस में, और अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। अब आप देखो माइनस का साइन है
तो इसका मतलब ये तो हुआ, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के पास कि आप लोगों की, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन लोगों के पास जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते हुए चले जाएंगे। आगे बात सुनना आप लोगों को कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है वो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पे इधर तो n ले लेते हैं और इधर t ले लेते हैं, और इसका जो ग्राफ आप लोगों के पास बनता है वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली बनता है, जो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, और ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। आई बात समझ? तो इस तरीके से एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये नॉर्मली डीके इक्वेशन है, और ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली क्या होते चले जाएंगे, माइनस का साइन मतलब डिक्रीज होते हुए चले जाएंगे। और ये चीज तो अपन पहली बात कर चुके हैं कि यहाँ पे माइनस जो होता है वो माइनस का रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों की जो डीके रेट है, आप लोगों की जो डीके रेट है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, तो जो डीके रेट है वो भी आप लोगों के पास क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होते चली जाएगी। आई नहीं बस में? तो इस तरीके से रदरफोर्ड सोडी ने किसी टाइम टी पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आप लोगों को क्या करा दिया, और साथ में उसको ग्राफ के रूप में भी क्या करा, ग्राफ की फॉर्म में भी क्या करा, उसको रिप्रेजेंट करा। आई बस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन लोगों। ठीक, अब अपन लैम्बडा को डिफाइन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लैम्बडा मैंने बोल दिया कि डीके कांस्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट दिखना था। अब यहाँ पे डीके हो रहा है तो उस कांस्टेंट को क्या बोल दिया, डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब आप देखना, अपन डीके कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन 2 को देखता हूं, इक्वेशन 2, तो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या बोलती है कि n इक्वल टू आप लोगों के पास n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी होगा। और मैं आप लोगों को 11th क्लास में बता चुका हूं कि e की पावर जो भी होती है, e की पावर आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगी, यूनिट लेस होगा। यूनिट लेस होगा इट मींस कोई ना कोई आप लोगों के पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट होगा। अपन वो कांस्टेंट यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 1। तो फैक्ट है कि जो लैम्बडा टी होगा वो आप लोगों के पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन पे 1 आप लोगों के पास क्या एक तरीके से कांस्टेंट है कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/t हो जाएगी कि नहीं जाएगी आप लोगों के पास। ठीक, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्योंकि देखो टी क्या है, टाइम मतलब या तो सेकंड में होगा या मिनट में होगा या आर होगा, लेकिन अपन क्या लेके चलते हैं, सेकंड, क्योंकि अपन को चाहे एमकेएस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, अपन को सेकंड ही लेना है। तो फैक्ट है कि अगर मुझे इसको यूनिट लेस करना है, तो अगर ये सेकंड है तो लैम्बडा को कितना होना पड़ेगा, 1/2 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, तभी तो सेकंड से सेकंड घटेगा, तभी तो ये यूनिट लेस होगा। तो ये चीज तो यहाँ पर आ गई ना, तो कि लैम्बडा इक्वल टू कितना जाएगा, 1/t, और इसका जो यूनिट बनेगा, ठीक है ना, इसका जो यूनिट बनेगा वो यूनिट आप लोगों के पास क्या बनेगा, 1/2। बहुत अच्छे से याद रखना, इस यूनिट को पूछ लेता है कभी कभार और यहीं जाके अटक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे ये हो गया 1/2 या फिर सेकंड इनवर्स। ठीक, वैल्यू पुट करो वहां पे, तो आप लोगों के पास n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस 1/t इंटू 1 कैंसिल। तो ऐसी कंडीशन पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट e की पावर -1, तो कितना हो जाएगा, n नॉट अपॉन में e। ठीक, अब e की जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू मैथ वाले बच्चों को तो याद होती है, बाकी बायो वाले बच्चों को याद रखनी है। ठीक, ये होती है 2.37। तो ऐसी कंडीशन पे n इक्वल टू आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना जाएगा, n नॉट अपॉन में 2.37 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 0.37 n नॉट। और अगर मैं इसका परसेंटेज लेता हूं तो n इक्वल टू कितना जाएगा, 37% n नॉट। आई बात समझ आप लोगों को? तो वो यहां पे कहना क्या चाहता है, देखना आप लोग। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो लैम्बडा है, जो डीके कांस्टेंट है, वो एक तरीके से टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो फैक्ट है कि जब लैम्बडा की वैल्यू 1/t होगी, जब कभी भी लैम्बडा की वैल्यू 1/t होगी, उस टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई
बहुत ध्यान से सुना कि जब आप लोगों के पास लैम्बडा की वैल्यू 1/t होगी उस टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल के केवल कितने परसेंट रह जाएंगे? 37% रह जाएंगे। आ रही बस में? तो जब आपके पास लैम्बडा की वैल्यू 1/t हो जाएगी उस टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल जो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसकी केवल कितने परसेंट रह जाएगी? 37% रह जाएगी। अब नॉर्मली आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं लैम्बडा को नीचे डाल देता हूं ना, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/लैम्बडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो t तो क्या है? टाइम। मतलब अगर मैं बात करूं तो 1/लैम्बडा टाइम के बाद, 1/लैम्बडा टाइम के बाद या 1/लैम्बडा टाइम पर अपन ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे वो इनिशियल के कितना परसेंट रह जाएंगे? 37% रह जाएंगे। और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है? यही आप लोगों के पास एक तरीके से डिके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। आई नहीं आई बात समझ में? देखो जल्दी से इसको एक बार। ठीक है, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो नॉर्मली एक्टिविटी से क्या मतलब है? एक्टिविटी से तो ये मतलब है कि यहां पर वो ये बोलना चाहता है कि जो न्यूक्लियाई, ठीक है ना, या जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या जो सब्सटेंस है वो जितना ज्यादा डिके हो रहा होगा फैक्ट है उसकी एक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? आप लोगों के पास ज्यादा होगी। इट मींस वो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उतना ही ज्यादा एक्टिव है। अरे बस में और एक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कब एक्टिव होता है? जब उसके अंदर एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो फैक्ट है कि उसमें जो डीके रेट होती है उसकी डीके रेट क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब जिसकी डीके रेट जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियाई उतना ही ज्यादा आप लोगों के पास क्या होगा? एक तरीके से एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, एक्टिविटी ई ये एक तरीके से डिफाइन होती है किससे? dn/में dt से। इट मींस जो एक्टिविटी होती है वो एक तरीके से डीके रेट के क्या होती है? डीके रेट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथ में अगर मैं बात करूं तो माइनस का साइन भी होता है। माइनस का साइन मतलब जैसे जैसे आप लोगों के पास डीके रेट आगे मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे डीके रेट आपको पता है आगे बढ़ेगी तो फैक्टर डीके रेट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अरे डीके रेट कम क्यों हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कम हो रहा है। तो फैक्ट है कि जब डीके रेट कम होगी तो उस एलिमेंट की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी भी क्या होती चली जाएगी? आप लोगों के पास कम होती चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे A इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास? माइनस का dn/में dt। ठीक, अब अपन सबको पता है कि dn/में dt कहां से आएंगे? ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डीके लॉस है जिसमें dn/dt कितना होता है? माइनस का लैम्डा इंटू n। माइनस को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का dn/में dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू n हो जाएगा। तो देखना अब आप लोग a इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो माइनस dn/में dt माइनस dn/में dt इक्वल पुट कर दो दोनों को एक दूसरे के, लैम्डा इंटू n के इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास n इक्वल टू कितना होता है? n इक्वल टू होता है n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक ठीक, तो मैं इसको क्या करूं? डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा dn/में dt इक्वल टू n नॉट वैसा का वैसा रहेगा और e की पावर माइनस लैम्डा t भी वैसी की वैसी रहेगी। याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर आप d/में dx करते हो e की पावर x का तो वो e की पावर x होती है। लेकिन अगर सपोज आप d/dx करते हो e की पावर ax का तो e की पावर ax तो वैसी की वैसी रहती है लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो उतर के बाहर आ जाता है तो हो जाता है a e की पावर ax। तो यहाँ पे माइनस लैम्डा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे तो t तो हटा देंगे, अब कौन बचा? माइनस लैम्डा, तो साथ में माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा। आगे बस में इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इधर लेके चले जाओ तो माइनस का dn/में dt इक्वल टू कितना जाएगा? लैम्डा इंटू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। अरे बस में अब माइनस dn/में dt माइनस dn/में dt किसके इक्वल है? a। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a इक्वल टू, अब फैक्ट है इधर a तो इधर भी तो a आना चाहिए। अब a किसके इक्वल है? लैम्डा इंटू n किसी टाइम t पर
अब यहाँ पे एन नॉट है, इनिशियल है, तो फैक्ट है यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी एन नॉट वो क्या मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, तो ए इक्वल टू ए नॉट कितना देगा e की पावर माइनस लैम्बडा। आई नहीं बात समझ को। तो इस तरीके से अपन एक तरीके से जो भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी जो डीके रेट होती है वही एक्टिविटी है। अब जिसकी डीके रेट जितनी ज्यादा होगी, जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डीके रेट जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा आप लोगों के पास क्या होगा, एक्टिव होगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे डीके रेट कम होती जाएगी, तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी आप लोगों के पास, कम होती चली जाएगी। आएंगे यही बात समझ में आप लोगों को। ठीक, अब देखो a इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी, तो फैक्ट है अब जो आप लोगों के पास एक्टिविटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती चली जाएगी। अब डिक्रीज होती चली जाएगी तो यही तो बनेगा, इधर ले लो a इधर ले लो t और ये इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाएगी और ये आप लोगों के पास कितना जाएगा, a नॉट हो जाएगा। इस तरीके से अपन लोग एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखो इसको एक बार